Hello, assalamu alaikum. Welcome back, guys. So we have to start with a new topic that is human female reproductive system. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम मेल के पार्ट को पढ़ चुके हैं. अब हमें ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है. सेम चलेंगे हम मेल के और फीमेल के टॉपिक्स जो हैं वो एज फार एज देयर डिटेल इज़ कंसर्न तो हमारे हेडिंग सेम रहेंगी. उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर क्या डिफरेंसेस हैं. चलिए, पार्ट्स ऑफ FRS फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओवरीज है, यूट्राइन ट्यूब जिसको आपने फेलोपियन ट्यूब बता दिया, और यूट्रस है, वेजाइना है, और मेमरी ग्लैंड्स दैट इज द ब्रेस्ट्स. ओके, सो सबसे पहले हमको ओवरीज लेनी है. ओवरीज के अंदर हम देखेंगे क्या हो रहा है भाई, ओवरीज के अंदर क्या चीज़ें होती हैं. फिर हम यूट्रस को देखेंगे, फिर हम यूट्रन कैविटी, बाकी वेजाइना, एंड देन कमिंग टू दी मेन मेमरी ग्लैंड्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का. सबसे पहले ओवरीज कहाँ पर हैं, आप स्ट्रक्चर को पहले समझ लिया करें ताकि बाद में जब हम आगे चलते हैं वो समझना थोड़ा ईजी रहे. देख लीजिए ओवरी कहाँ, ये ब्लू जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द ओवरीज. दिट मीन्स ओवरी दो पेयर होता है. ओके, ओवरी कितने होते हैं, सॉरी एक पेयर होता है, दो ओवरीज हैं. और हमारे पास फेलोपियन ट्यूब. दिस इज द फेलोपियन ट्यूब जो यहाँ से भी है और यहाँ से भी ये दिखाया है. ओके, ये फेलोपियन ट्यूब है. फर्दर भी आपको बताऊंगा इसके और 3 पार्ट्स होते हैं. फेलोपियन ट्यूब. और है हमारे पास यूट्रस. यूट्रस है कौन सा, यहाँ पे लिखा है आपके लिए यूट्राइन लाइनिंग, यहाँ लिखा है, और ये है यूट्रस. यहाँ पे दिखा है ना, ये कैविटी जो आपको दिख रही है ये. ओके, ये यूट्रस है. और वी हैव द वजाइना, दिस पार्ट इज वजाइना. ओके, इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड. वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज द ओवरीज. ओवरीज क्या है, दे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है फीमेल के. कितने, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं ओवरीज. और ओवरी जो है ना, ओवरी अटैच रहती है किसके साथ, यूट्रस के साथ. किसकी वजह से, लिगामेंट की वजह से. ये देख लीजिए, ये इसके साथ अटैच है बिकॉज ऑफ ए लिगामेंट जिसको आप बोल रहे हैं ओवेरियन लिगामेंट. ये वाला एरिया ओवेरियन लिगामेंट, देख सकते हैं आप इस ओवरी को, इसके साथ अटैचमेंट. ये पीछे जो थोड़ा सा फेडेड एरिया दिख रहा है, दिस इज द ओवेरियन लिगामेंट. तो ओवरी यूट्रस के साथ ओवेरियन लिगामेंट से अटैच रहती है. और ओवरीज क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल गैमेट बनाने के लिए. और फीमेल गैमेट है क्या, दैट इज एग. फीमेल गैमेट को या एग बोलते हैं या ओवा बोला जाता है. और एक चीज़ और जो मेल्स के अंदर भी था वो था सेक्स हार्मोन का प्रोड्यूस होना. वहाँ टेस्टोस्टेरोन था, और यहाँ पे भी 2 तरह के सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन. और ये ओवरीज ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, अब देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ ओवा है फीमेल्स में, ये बनता कब है. ये एक्चुअली जब एक लड़की या एक बच्ची पैदा होती है, उसके पैदा होने से पहले ही ये सब ओवा उसके अंदर बन चुके होते हैं, मगर प्री मैच्योर रहते हैं. और मैच्योर वो डेली बेसिस पर आगे चलकर पैदा होने के बाद होते हैं. ठीक है, तो बर्थ के टाइम पे जब एक बच्ची होती है, उसके जिस्म के अंदर, उसकी ओवरीज के अंदर 80,000 to 3 लाख इमेच्योर ओवा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना, जो कि अपने डेली बेस पे मैच्योर होते रहते हैं. और जो ही उसकी प्यूबर्टी की एज आती है, ठीक है ना, जो ही वो 12 ईयर्स की हो जाती है, 12 साल से 15 साल के बीच की एज अटेन करती है, 9 से 12 साल की एज अटेन करती है, तो इस टाइम पे वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, बाद में तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इनके जो ओवा है वो रिलीज़ होना और ना होना से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या चीज़ें उस पर इफेक्ट हो सकती हैं. ठीक है, दिस इज़ अबाउट ओवरीज. दूसरा है फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर दिखाया, फेलोपियन ट्यूब आपने देखा. तो फेलोपियन ट्यूब जो है, दीज आर द पेयर्ड, दोनों तरफ से आता है. पेयर्ड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यूट्रस से ओरिजिनेट होता है और 2 तरफ जाता है. कहाँ, ओवरीज की तरफ. एक तरफ जा रहा है, एक दूसरी तरफ, यहाँ ओवरी से मिल गया. ठीक है ना, तो ये जो एरिया चल रहा है ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस था, तो ये फेलोपियन ट्यूब है. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब. द टर्मिनल एंड जो होता है फेलोपियन ट्यूब का, ये वाला. ठीक है ना, टर्मिनल एंड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेलोपियन ट्यूब का ये वाला एंड होता है, इसमें होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से होता है ओवरी के ऊपर. इसके बीच में होती है फंसी हुई ओवरी. ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको, इसको बोलते हैं फिम्ब्रे. क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्ब्रे, FIMBRAE, फिम्ब्रे. एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मुझे आपको बतानी है तो ये पता होना चाहिए फेलोपियन ट्यूब के पार्ट कितने. तो फेलोपियन ट्यूब के हैं एक्चुअली 3 पार्ट. नंबर 1 इज एम्प्यूला, नंबर 2 इज इस्थमस एंड इन्फेंडिब्यूलम. बात समझ आ रही है, इन्फेंडिब्यूलम, इस्थमस और एम्प्यूला. ठीक है, तो ये जो क्या है ये डिफरेंट पार्ट्स हैं. अब चूंकि फर्टिलाइजेशन होती है, जब अक्सर आपने पढ़ा होगा पिछले कभी किसी क्लास के अंदर, तो वहाँ पे आपने पढ़ा फर्टिलाइजेशन होती है दैट अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब. मगर फेलोपियन ट्यूब में एग्जैक्टली कहाँ पर होती है पता होना चाहिए. अब चूंकि 2 जगह हैं, एम्प्यूला और इस्थमस. एम्प्यूला और इस्थमस अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ इस डायग्राम के अंदर, एम्प्यूला कहाँ पर और इस्थमस कहाँ पे, देख लीजिए. जो यूट्रस के साथ वाला एरिया है,
इसको बोलते हैं इन्फेंडिब्यूलम, ठीक है। उसके साथ वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं एम्प्यूला, ओके। और एक और पार्ट है यहाँ पे इस्थमस। ये इन्फेंडिब्यूलम है, ये है एम्प्यूला ए वाला, और ये हो गया इस्थमस। इसके बाद आता है हमें ये वाला एरिया, जो ये आप देख रहे हैं जो फनल जिसको मैंने बताया, ये है फिमरे। जहाँ पर एम्प्यूला और इस्थमस आपस में मिलेंगे, ये एरिया जहाँ पर एम्प्यूला और इस्थमस का आपस में मिलना है, जहाँ पे दो पाइप्स का आप ज्वाइंट करते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं आप। इसी तरह इन दो के बीच में यहाँ पे जंक्शन है, तो यहाँ पर ये वो जंक्शन है एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्यूला और इस्थमस को एरो करके, दिस इज द एक्चुअली साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, जिसको आपने क्या नाम दिया, इस्थमस एम्प्यूला जंक्शन, ठीक है। इस्थमस एम्प्यूला जंक्शन इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, क्लियर, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन क्या है, फिलिपिन ट्यूब का फंक्शन ये है कि डेफिनेटली ओवरी के साथ कनेक्ट है, तो वहाँ से क्या आएगा, ओवा आएगा। सो इसका मतलब ओवा जो आएगा ओवरी से उसको यूट्रस तक पहुँचाना। वो कैसे पहुँचाते हैं, बिकॉज इसके अंदर थोड़ी सी सीलिया टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो सीलिएटेड एपिथीलियम 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो वो वाला एरिया, उसके कुछ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करती हैं इसी फिलिपिन ट्यूब के अंदर मूवमेंट ऑफ ओवा को। तो वो आहिस्ता 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 आगे चलते हैं और यूट्रस तक पहुंच जाता है ये ओवा बाय द पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस आप समझ सकते हैं, अपने लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ा है कि किस तरह की वो मूवमेंट होती है। इसी तरह की इसके अंदर ये मूवमेंट चलती है, इसके इस फंक्शन को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। दैट मीन्स द फंक्शन ऑफ द फिलिपिन ट्यूब इज टू कैरी ओवा फ्रॉम ओवरीज टू द फिलिपिन ट्यूब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद लेके आएगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है फिलिपिन ट्यूब में, उसके बाद वो इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर। चलिए ना, यूट्रस जिसको आप बोल रहे हैं बच्चेदानी बोलते हैं या बोलते हैं मदर्स वॉब। अब ये यूट्रस है, इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, हिस्ट्रा, मिट्रा, इन नामों से इसको जाना जाता है, वॉम भी बोला जाता है। ये तो इसको पहला पॉइंट हो गया आपके लिए। अब जो वॉल्स यूट्रस की हैं, यूट्रस की जो वॉल्स हैं उसके अंदर 3 तरह के लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक तो होती है आउटर लेयर जिसको बोला जाता है पेरीमीट्रियम, क्या बोलते हैं, पेरीमीट्रियम, ठीक है। मेट्रियल लेयर्स बोलते हैं इनको, पेरीमीट्रियम आउटर लेयर। अगर ये यूट्रस है तो इसकी 3 लेयर्स होंगी, इसकी आउटर लेयर को बोलेंगे पेरीमीट्रियम, और इसकी बीच वाली लेयर को बोलेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे बना दी इसको बोलेंगे मायोमीट्रियम। मिडल थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की होती है, और एक अंदर की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम क्या है, यूट्राइन जो कैविटी है, ये कैविटी है, तो इस कैविटी को लाइन अप जो करती है वो होती है एंडोमीट्रियम, ठीक है ना। तो एंडोमीट्रियम इस काम आती है, लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। अब ये जो लेयर है ना, इन तीनों में से जो कौन सी वाली इनर वन है, दैट इज एंडोमीट्रियम जो है। एंडोमीट्रियम क्या कर रही है भाई, एंडोमीट्रियम का काम है जब भी फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल साइकिल्स होती हैं, दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स इनको बोला जाता है, उस टाइम पे ये लेयर्स हमेशा टूटती रहती है, ठीक है। वो लेयर हमेशा टूटती रहती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है, ओके। ये लिखा है मैंने, डिफरेंट चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर, डिफरेंट चेंज के अंदर ये चला जाता है। अब फर्टिलाइजेशन, इस यूट्रस का काम क्या है, जब यूट्रस के अंदर एक फर्टिलाइजेशन के बाद एक एम्ब्रियो पहुंचा, तो ये कर रहता है इस यूट्राइन वॉल के साथ इसको अटैच करता है। क्यों करेगा अटैच, क्योंकि इसको नरिश कर सके, इसको एनर्जी दे सके तब तक जब तक इसकी बर्थ नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस। नाउ नेक्स्ट वजाइना, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी ऑर्गन ही है, इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स, अपर के एरिया से आता है बॉडी के बाहर तक ये चलता है ना। तो वेजाइनल ओपनिंग को वेजाइनल ओरिफेस भी बोला जाता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हाइमन बोला जाता है, पार्शली कवर्ड मेम्ब्रेन होती है। दिस हाइमन इज एक्चुअली द साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है ना, कंवारेपन की एक साइन आप इसको बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये टूट जाती है, इट्स एक्चुअली आई शुड से ऑलवेज नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी, बिकॉज ड्यूरिंग फीमेल्स के अंदर जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा काम करने की वजह से भी कभी कभी ये हाइमन टूट जाता है, कभी कभी ये रप्चर हो जाती है, कट जाती है उधर, हाँ ठीक है ना, ओके। दिस हाइमन इज actually ruptured during sexual intercourse. So this hymen can also be ruptured during vigorous exercises, heavy load, workload की वजह से भी ये टूट सकती है। इसलिए फीमेल्स को कभी ज़्यादा लोड वाला काम नहीं करना चाहिए, एज फार एज दिस इज कंसर्न, आई शुड से लोड उठाने की बात है जहाँ तक, ठीक है ना, बाकी काम तो वो कर सकते हैं, ओके। अब ये वजाइना क्या करता है, ये प्रोवाइड है, एक रास्ता है किसके लिए,
ब्लड फ्लो के लिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो पीरियड्स हो रहे हैं उनके लिए एक रास्ता दे रही है बाहर आने के लिए। और दूसरी चीज़ है इट इज़ एक्चुअली रिसीविंग स्पर्म को रिसीव करने के लिए जो एरिया है इंटरकोर्स के टाइम पे, जहाँ पे पिनाइल ऑर्गन या पेनिस जहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, वहाँ पर ये स्पर्म इसको क्या करती है, इट इज़ ए रिसेप्टेकल ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ओके। और आल्सो ये जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि दैट इज़ ड्यूरिंग डिलीवरी, लेबर पेन के टाइम पे बर्थ कैनाल एक्ट किया जाता है, यहाँ से बेबी का बर्थ भी इसी वेजाइनल एरिया से होता है। ओके। कमिंग टू एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर कुछ इतना खास नहीं है, दो तीन चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एक तो होता है क्लाइटोरस होता है इसमें, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। क्लाइटोरस इज़ द लाइक यू शुड से इट्स लाइक इन हेमीपेनिस टाइप होता है। हेमीपेनिस यूँ मैं आपको बता दूँ, क्लाइटोरस इज़ द एरिया, ये थोड़ा सा इस तरह का एक फ्लैशी एरिया रहता है। इट इज़ द मोस्ट आई शुड से सेंसिटिव पार्ट इन फीमेल्स। लेबिया मेजोरा इज़ द फ्लैशी एरिया आउटसाइड वेजाइना, ठीक है ना। और लेबिया माइनोरा होता है जहाँ से लेग्स की बिगनिंग होती है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा, ठीक है। जहाँ पे लेग्स की बिगनिंग होगी, थाइज की इनर पार्ट, दिस इज लेबिया मेजोरा, इसके साथ में लेबिया माइनोरा, और अंदर जो है दैट इज क्लाइटोरिस। इट इज एक्चुअली द एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स। ओके, दिस इज एक्सटर्नल। नाउ व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है वो देखना ज़रूरी है और कहाँ पे हो रहा है। फर्टिलाइजेशन जो है सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, देखा आपने, फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्टार्ट हो रही है। अब इस्थमस और एम्प्यूला जंक्शन के अंदर हो रही है। दूसरा पॉइंट, इस्थमस एम्प्यूला जंक्शन फेलोपियन ट्यूब का जो है वो बताया मैंने आपको। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर, जब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का स्पर्म आपस में आते फ्यूज़ होते हैं, और याद रखिएगा सिंगल स्पर्म एट ए टाइम फ्यूज़ होती है किसी भी एग के साथ। बहुत सारी आती हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कमिंग आउट, बट उसमें से बहुत सारी मर जाती हैं बिकॉज वेजाइना का इंटरनल एरिया एसिडिटी उसमें अंदर होती है, बहुत सारे स्पर्म उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो इसलिए कुछ बचती हैं, उसमें से एक ही जाकर उसकी लेयर को पेनिट्रेट करती हैं और न्यूक्लियस उसका जो है फ्यूज़ हो जाता है किसके साथ, ओवा के न्यूक्लियस के साथ। सो न्यूक्लियस और स्पर्म का और ओवा का जब फ्यूज़ टुगेदर होगा उसके बाद ये बनाते हैं सिंगल एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपने जाइगोट बताया, जो हमने वहाँ पर देखा था फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर, इसी तरह कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जाइगोट बन गया, इस जाइगोट की फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। फर्दर इसकी सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इसके अंदर डिवीजन से क्या होगा, इस डिवीजन से एक्चुअली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। माइटोटिक का मतलब ग्रोथ होना, ठीक है ना, माइटोटिक का मतलब ग्रोथ होना, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बदले बल्कि सेल्स की डिवीजन होती है, इक्वली सब मटेरियल डिवाइड होता रहता है ताकि दूसरी सेल बने, दूसरी बने, दूसरी, तब तक बनते रहेंगे जब तक कि एम्ब्रियो बन नहीं जाता, एक बच्चा छोटा बन नहीं जाता, ठीक है। इसके तब ये जाइगोट तब तक डिवाइड होता रहता है मल्टीपल टाइम्स। तो दिस जाइगोट अंडरगोज yes repetitive mitotic divisions to increase the number of cell in order to form the embryo, ठीक है। अब 4 से 5 दिन के बाद जो एम्ब्रियो है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, जब 4 से 5 दिन के बाद एम्ब्रियो जो है बना, कहाँ से, ये एक्चुअली फेजेस चल रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, अब ये यूट्रस में नहीं आया है, यूट्रस में अब आने वाला है। जो ही एम्ब्रियो बनने वाला होता है तो ये डिसेंड करता है टुवर्ड्स द यूट्रस। जो ही यूट्रस के अंदर आया तो जो यूट्राइन वॉल जो मैंने आपको अभी पीछे स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई थी, तो वो यूट्राइन वॉल के अंदर ये इम्प्लांट होता है, देखिए यूट्राइन वॉल के अंदर घुस जाता है, ठीक है। यूट्राइन वॉल के अंदर इसको डाल दिया जाता है, अंदर चला जाता है, तो यूट्राइन वॉल जो रप्चर होती है उसके अंदर चला गया। ओके, क्लियर। तो ये जो है इस प्रोसेस को, इस एम्ब्रियो को, जब इस एम्ब्रियो को हम इम्प्लांट कर रहे हैं कहाँ पर, यूट्राइन वॉल के अंदर, तो इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। लिख रहे हैं इम्प्लांटेशन, IMPLANTATION, इम्प्लांटेशन। अब 8 से 9 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 8-9 दिन बाद, स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो फीटस के होते हैं और यूट्राइन वॉल के जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक यूनिक सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आपने नाम दिया प्लेसेंटा, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एक्चुअली एक्ट करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए जो बॉडी से, मदर की बॉडी से एंटर करेंगे किसके अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, और यही वो रास्ता है जहाँ से वेस्ट भी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। वेस्ट जैसे CO2 एक्सपेल्ड आउट। अब जो इनके बीच में रास्ता है, मतलब देखिए प्लेसेंटा के बीच में या मदर और वॉर्म के बीच में जो रास्ता है प्लेसेंटा का कनेक्ट करने का, उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, दैट इज़ द कनेक्शन। एक वायर चाहिए, उस वायर का मैं आपको नाम बता दूं, वो वायर है एक्चुअली अम्बिलिकल कॉर्ड। देखा है आपने कभी, ठीक है ना, नहीं देखा है तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एंड चेक इट आउट। अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है ना।
ये अम्बिलिकल कॉर्ड बर्थ के बाद काट दिया जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली तब तक न्यूट्रिशन के लिए काम देता है जब तक ये मदर के अंदर होता है। पेट से बाहर आ गया, अब इसको वहाँ की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ की सांस लेगा, ठीक है। सो द CO2 एंड न्यूट्रिशन का आना जाना इसी की वजह से होता है। फाइनली बहुत टाइम के बाद, दैट इज़ 280 दिन या 40 वीक्स के बाद जो है यही बच्चा जो है इट्स एक्सपेल्ड आउट, ठीक है ना। एक्सपेल्ड आउट दैट मीन्स बर्थ हो जाती है इसकी, जिस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोला जाता है। ओके, दैट मीन्स पार्चुरेशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन द बेबी इज कमिंग आउट ऑफ द वॉर्म ऑफ द मदर। ओके, बर्थ जब होती है उस पर्टिकुलर एक टर्म यूज की जाती है, उसको बोला जाता है पार्चुरेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ fertilization. Clear? This I hope this is understood to you. But one thing is there, if there is no fertilization, what will happen? If there is no fertilization, अगर fertilization नहीं हुआ तो फीमेल्स में क्या चेंज आती है? अगर जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक फीमेल्स में एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल। इन फीमेल्स में बता रहा हूँ आपको, दैट इज मेनिस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के नाम से भी बताते हैं आप लोग। चलिए जी, अब जो बिगनिंग है इसकी, किसकी, इस फेज़ की फीमेल्स के अंदर, ये 12 से 15 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है फेज़। ओके, अभी चूंकि आप मॉडर्न एज के अंदर देखेंगे तो इट स्टार्ट्स इन द अर्ली एज बिकॉज ऑफ द सेवरल एक्सटर्नल थिंग्स, जंक फूड एंड ऑल दोज थिंग्स, उसकी वजह से जिसके से ओवरीज भी डैमेज हो रही हैं। तो एनीवेज लेट्स मूव अहेड। सो बिगनिंग जो होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का बिगनिंग होने के लिए जो फेज स्टार्ट होता है, इसको एक टर्म से यूज़ किया जाता है, इसको मीनार्च बोला जाता है। दो टर्म्स फीमेल्स में होते हैं, एक मीनार्च होता है, दूसरा मीनोपाज होता है। मीनार्च हो गया बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड मीनोपाज इज एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल। ओके, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो 3 फेजेस के अंदर ये साइकिल चलता है। कितने अंदर? 3 फेजेस के अंदर साइकिल चलती है। नंबर 1 को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज भी बोला जाता है, काज्ड बाय, अब ये कैसे होता है, मैंने आपको बताया 2 हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर रिलीज हो रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इनकी ही सिक्रेशन के आगे पीछे होने की वजह से इसके अंदर चेंज आएंगी। एक तो मेंस्ट्रुअल फेज है जिसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन हो जाती है प्रोजेस्ट्रॉन की और एस्ट्रोजन की, यानी ये हार्मोन बहुत कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से इंटरनल वॉल ऑफ द यूट्राइन कैविटी, एंडोमेट्रियम, वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज ये किससे होता है? इसका मतलब ये है कि एंड्रोजन की लेवल इंक्रीज हो गई है, इसलिए दैट मीन्स तब के टाइम पे हैवी ब्लड फ्लो होता है, दैट इज द इंटरनल फेज। एंड देन वी हैव द सेक्रेटरी फेज, ये होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन इंक्रीज, पहले कम हो गया, फिर एक एक करके दोनों की अलग अलग होगी, बिकॉज दे हैव टू रिकवर आल्सो। सो ये जो साइकिल्स कोर्स चलता है, हर 14 दिन के बाद एक, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है दी साइकिल्स ऑकर 14 डेज आफ्टर ओवुलेशन। अब यहाँ पे टर्म आ गई ओवुलेशन। क्या होता है? ओवुलेशन होता है एक्चुअली जब ओवरी के अंदर एग बना, ओवरी के अंदर एग बन गया, ओवा बन गया, ये वहाँ से निकल के जब यूट्रस की तरफ आ रहा है, दिस रिलीज ऑफ ओवा और एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन, OVULATION, ओवुलेशन, ठीक है। आप समझ गए, दिस इज ओवुलेशन। तो रिलीज ऑफ एग और ओवा फ्रॉम दी ओवरी, ठीक है। 14 दिन के बाद जब एग रिलीज होता है, इसको 14 दिन लगते हैं, उसके 14 दिन बाद ये दैट मीन ये डबल हो जाता है, तो 28 एवरी 28 डेज दिस सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट्स। ओके, यहाँ लिखा है मैंने। सो एट एन इंटरवल ऑफ 28 डेज सिंगल एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। हर 28 दिन में एक एग रिलीज होता है, और अगर वहाँ से स्पर्म आ गई और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गई तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होते ही पीरियड्स रुक जाएंगे। इफ़ फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट देयर, अगर स्पर्म अराइव नहीं हुआ, ये यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, कुछ घंटों के लिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओवा, और अगर वहाँ पे स्पर्म अराइव नहीं करा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। जो ही फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, अब चूंकि जो ओवा जब रिलीज होता है तो इंटरलाइनिंग ऑफ द यूट्रस वो रेडी हो जाती है कि यहाँ पे शायद फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो आने वाला है, तो वो उस चीज़ के लिए यूट्रस तैयार रहता है। तो यूट्रस की उस तैयार होने की वजह से देयर आर सर्टन चेंज, तो इनर लाइनिंग जो होती है, अब चूंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो इनर लाइनिंग जो यूट्रस की होती है एंडोमेट्रियम की, वो आहिस्ता आहिस्ता कटने लगती है, वो टूट जाती है, जिसकी वजह से यस ब्लड फ्लो होता है और वजाइना से, ठीक है ना। सो दिस मैकेनिज्म जो ब्लड फ्लो का है, इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। दैट्स वाई द ब्लड जो है फीमेल्स के अंदर जो ये प्रोसेस है, ठीक है ना, द नेचुरल प्रोसेस, इसके अंदर इट इज़ नॉट ओनली ब्लड बट सर्टन
there are certain skin pieces also there. That skin is actually the endometrium layer being ruptured during this phase. Okay, अब एक चीज़ मुझे आपको बतानी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार करके रखा है। एक फेज़ फीमेल्स के अंदर आता है मीनोपाज। 45 से 55 साल के बाद 45 to 55 ईयर्स ओवरी जो है वो डॉर्मेंट हो जाती है। अब क्यों होती है? बिकॉज मैंने आपको बताया बर्थ के टाइम पे 3 लाख ओवा ही है फीमेल्स के बाद, उस पैदा होने के बाद बनते ही नहीं है। तो वो बनते बनते मैच्योर हो गए, ओवरी से वो ख़त्म हो गए, अब कहाँ से आएंगे? अब तो बन नहीं सकते। तो इसलिए ओवा ख़त्म होते हैं और इस एज तक ख़त्म हो जाते हैं लगभग। तो ये जो ओवरी है वो डॉर्मेंट फेज में चली जाती है बेचारी। तो जिसका मतलब ये होता है कि एक स्टेज आ गया जिसको बोल गए मीनोपॉज, स्टॉपेज ऑफ द सेक्सुअल साइकिल। ये एक्चुअली साइन होता है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ख़त्म हो गया और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। दैट मीन्स अब जो है बेबी बर्थ की कोई चांस नहीं रहते। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड कि जल्दी एज में थोड़ा शादी का जो कंसेप्ट रहता है बहुत सारी कल्चर्स के अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू गो थ्रू इन डिफरेंट स्टेज इन फीमेल्स के अंदर। ठीक है, सो this is what has what is about female and male reproductive structures. Now question is कि कुछ एक आपका टॉपिक है इस तरह के बर्थ कंट्रोल करके जिसको कंट्रासेप्शन भी बताया जाता है। मेरा क्वेश्चन मैं आपको अगर पूछूं कि वाई टू गो फॉर दिस बर्थ कंट्रोल, क्यों करना है? बिकॉज देयर आर सर्टन बर्निंग इश्यूज जिनकी वजह से बर्थ कंट्रोल करना ज़रूरी है। बाई पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल करना, नेटिलिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसको बोल रहे हैं। सो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए करना है। और दूसरी चीज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, है ना। ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे घर पे रख लो फिर सड़कों पे भीख मांगने के लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं, राइट। सो टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन, बच्चे की एजुकेशन और उसको न्यूट्रिशन, उसका खाना पीने का और उसकी पढ़ाई का जो इंतज़ाम हो वो भी प्रॉपर हो, तब होगा जब limited, right? So this is what is next thing. And third thing is, or to maintain the proper health ऑफ द मदर, और प्रॉपर मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, इसलिए बर्थ कंट्रोल करना ज़रूरी है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स कि भाई बर्थ कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल किस तरह से हो सकती है, उस चीज़ का देखना भी ज़रूरी है। सो सी द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल आर हियर। एब्सिस्टेंस इज फर्स्ट। एब्सिस्टेंस क्या हुआ, मैं कुछ बताऊंगा यहाँ पे, सारे तो बताऊंगा नहीं, कुछ बताता हूँ। एब्सिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली टोटली इनहिबिटिंग। भाई सन्यासी बन जा, सीधी सी बात है। एब्सिस्टेंस में सन्यासी बन गया, एक बंदा शादी ही नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बर्थ कंट्रोल ही हो गया उसके लिए। सो टोटली इनहिबिटिंग वन सेल्फ फ्रॉम सेक्शुअल इंटरकोर्स, कर ही नहीं रही, आप सेक्शुअल इंटरकोर्स ही नहीं किया, तो डेफिनेटली इसको बोलेंगे एब्सिस्टेंस। दूसरी है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्ट, क्वाइटस मीन्स कॉपुलेटरी ऑर्गन्स का मिलना इज क्वाइटस। इंटरप्टस मीन्स बीच में खलल पड़ना, रुक जाना। ये क्या है? एक्चुअली जब पेनिस एंड विजाइनल एरिया के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो एट टाइम ऑफ इजैकुलेशन, इजैकुलेशन में जब स्पर्म का बाहर आना होता है तब के टाइम पे पिनाइल ऑर्गन को फीमेल के ऑर्गन से अलग करना, ठीक है ना, विड्रॉ करना, और इजैकुलेशन जो है वो फीमेल के ऑर्गन में न जाए। तो एक ये तरीका है बर्थ कंट्रोल का, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड अनदर वन इज डाउचिंग। व्हाट इज डाउचिंग? इसका मतलब है सम केमिकल, कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वेजाइनल एरिया पे, इसलिए ताकि जो स्पर्म आ जाए इंटरनली, स्पर्म पे जो सॉरी इस पे वेजाइना पे यूज़ किया जाता है, तो जो स्पर्म आएगा वो क्या कर जाए, उसको उसकी रेट कम हो जाए, मोबिलिटी रेट जो है उसकी डिक्रीज़ की जाए और उसको मार दिया जाए स्पर्म को, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है डाउचिंग। देयर आर सम बैरियर मेथड्स, देयर आर कंडोम्स, देयर आर डिफरेंट थिंग्स एंड देयर आर सम सर्जिकल मेथड्स आल्सो। दो चीज़ें होती हैं सर्जिकल मेथड के हिसाब से, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के डिफरेंस क्या है? ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब को काट के टाई किया जाता है, और वेसेक्टोमी होता है वास डिफरेंस मेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको काट के दिखाया जाता है। इस ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को मैं स्ट्रक्चर ही आपको थोड़ा दिखाता हूँ क्योंकि इसमें से कभी पूछा जाता है सवाल। देख लीजिए, दिस इज ट्यूबेक्टोमी। देख लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे काट दिया गया, ये भी फेलोपियन ट्यूब का एरिया काट दी गया और इसको टाई कर दी गया। अब यहाँ से ओवरी अगर से ओवा आएगा वो जाएगा कहाँ? देयर इज नथिंग, बिकॉज अब इससे रिलीज ही नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ से सिग्नल इज सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कोई डेफिनेटली देर इज नो अर्ज नाउ। सो दैट मीन्स फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है, इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। दूसरी चीज़ है मेल्स के अंदर वेसेक्टोमी। देख लीजिए यहाँ पर वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस वाला एरिया काट के बांध दिया गया है,
यहाँ पे जगह बीच में खाली, ठीक है। तो ये वॉज डिफरेंस को काट के बनाया जाता है। तो डेफिनेटली स्पर्म के आगे जाने का सवाल ही नहीं बनता, बिकॉज ये रास्ता ही काट दिया गया, ठीक है। सो यू कैन नॉट मूव अहेड। सो दैट्स व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्यूबिक्टोमी एंड वेसिक्टोमी। तो ये दो चीज़ें सर्जिकली की जाती हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर। क्लियर? नाउ कमिंग टू द सम की पॉइंट्स। व्हाट आर द की पॉइंट्स नाउ? अब की पॉइंट्स क्या हैं किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के। सबसे पहली चीज़, ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी, ठीक है, मैंने आपको भी बताया। रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एस्थमस इम्प्यूला जंक्शन, पीछे बताया। एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, हाँ ये बड़ी चीज़ है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा। यहाँ मैंने आपको पीछे मेल के अंदर बताया था, पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि मेल्स के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का बनना। यहाँ पर है एग का बनना, ओवम का बनना। सो इट विल बी oogenesis, डबल ओ। सो दिस इज oogenesis, ठीक है ना। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग इज कॉल्ड एज oogenesis। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। अब देख लीजिए, जब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का, मेल और फीमेल की गेमेट न्यूक्लियस जब फ्यूज़ होते हैं आपस में, जब वो फ्यूज़ करते हैं, उस फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमेट्स, न्यूक्लिय ऑफ टू मेल गेमेट्स इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। उसको क्या बताते हैं? एम्फीमिक्सिस बताया जाता है। ये लिख के रखिएगा इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब कभी कभी स्पर्म, मैंने अभी आपको बताया कि एक ही स्पर्म एंटर करती है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, स्टार्ट करने के लिए ओवा के अंदर। लेकिन कभी कभी मोर देन वन स्पर्म एंटर्स, ठीक है ना। कभी कभी एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर कर जाती हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीस्पर्मी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको पॉलीस्पर्मी बोला जाता है। दैट मीन्स इफ ओवा इज फर्टिलाइज्ड बाय मोर देन वन स्पर्म, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीस्पर्मी। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू एवरीबॉडी। So this is all about sexual reproduction in humans। मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर हमने देखा अच्छे से। तो आई होप आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, इनके नाम जो है इनको याद करिए और लिख के रखिए। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर आल्सो। एंड what else is, make your notes, stay home, stay safe and take care of your parents। और दुआ कीजिए सबके लिए। और रमज़ान चूँकि चल रहा है तो रमज़ान के हमें भी दुआ में याद रखिए। आप सब भी दुआएं कीजिए, तो हमारी तरफ से भी दुआएं आपके साथ हैं। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड subscribe if you have not done the thing yet। So thank you so much, I love you all, take care, all the best, khuda hafiz।